क्या आपने कभी सोचा है कि कोई कंट्री ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का डेट होने के बावजूद चल कैसे रही है? जापान पर इतना डेट है जो उसकी पूरी इकोनॉमी के साइज से भी 2 गुना से ज्यादा है। यूनाइटेड स्टेट्स पर लगभग $36 ट्रिलियन का डेट है। और सिर्फ अमेरिका या जापान ही नहीं, लगभग हर कंट्री जिसके बारे में आप सोच सकते हैं, इंडिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, कतार, सभी पर कुछ न कुछ डेट है। लेकिन सबसे क्रेजी बात क्या है? आखिर ये कंट्रीज इतना सारा पैसा बोरो किससे करती है? गवर्नमेंट्स बस अनलिमिटेड मनी प्रिंट करके अपना पूरा डेट खत्म क्यों नहीं कर देती? और अगर डेट इतना डेंजरस है तो कंट्रीज बार बार और ज्यादा डेट क्यों लेती रहती है? आज मैं आपको नेशनल डेट को बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाने वाला हूं। व्हाट इज नेशनल डेट? सबसे पहले समझते हैं कि नेशनल डेट का मतलब आखिर क्या होता है। नेशनल डेट को गवर्नमेंट डेट या पब्लिक डेट भी कहा जाता है। सिंपल शब्दों में यह वह टोटल अमाउंट ऑफ मनी है जो किसी कंट्री की सेंट्रल गवर्नमेंट को दूसरों को देना होता है। इसे ऐसे समझिए, अगर मैं जितना पैसा कमाता हूं उससे ज्यादा खर्च कर देता हूं तो मुझे शायद पैसा बोरो करना पड़ेगा। गवर्नमेंट्स भी कुछ ऐसा ही करती हैं। उन्हें अपना ज्यादातर पैसा टैक्सेस से मिलता है, लेकिन कई बार गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस उसकी इनकम से ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए उसे उस डिफरेंस को पूरा करने के लिए पैसा बोरो करना पड़ता है। लेकिन गवर्नमेंट सिर्फ किसी एक बैंक से पैसा बोरो नहीं करती। वो अपने सिटीजन्स, बैंक्स, इन्वेस्टमेंट फंड्स, दूसरे कंट्रीज और इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन से भी पैसा बोरो कर सकती है। और एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, नेशनल डेट आमतौर पर सेंट्रल या फेडरल गवर्नमेंट के डेट को कहा जाता है। उदाहरण के लिए, यूएस नेशनल डेट का मतलब यूएस फेडरल गवर्नमेंट का डेट है। इसमें इंडिविजुअल स्टेट्स या ऑर्डिनरी सिटीजन्स का हर डेट शामिल नहीं होता। तो अब हमें पता है कि नेशनल डेट क्या है, लेकिन अब बड़ा सवाल है, गवर्नमेंट्स आखिर पैसा बोरो क्यों करती है? व्हाई डू कंट्रीज बोरो मनी? सबसे ऑब्वियस सवाल है, गवर्नमेंट्स बस और ज्यादा मनी प्रिंट क्यों नहीं कर देती? अगर कोई गवर्नमेंट लगातार बहुत ज्यादा मनी प्रिंट करती रहे तो इससे सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जब इकोनॉमी में बहुत ज्यादा मनी आ जाता है लेकिन गुड्स और सर्विसेज उतनी ही रहती हैं, तो इन्फ्लेशन बढ़ सकती है। और अगर मनी को बहुत ज्यादा और बिना कंट्रोल के प्रिंट किया जाए तो इन्फ्लेशन एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच सकती है, प्राइसेस तेजी से बढ़ सकती हैं और लोगों का अपनी करेंसी पर ट्रस्ट कम हो सकता है। हमने वेनेजुएला और जिम्बाब्वे जैसे कंट्रीज में ऐसी सिचुएशंस देखी हैं। बोरोइंग थोड़ा अलग है। जब गवर्नमेंट पैसा बोरो करती है तो उसे वो पैसा वापस करना पड़ता है, आमतौर पर इंटरेस्ट के साथ। इससे गवर्नमेंट पर कुछ फाइनेंशियल डिसिप्लिन बना रहता है। लेकिन आखिर गवर्नमेंट्स बोरो क्यों करती है? इसके कई इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। रीजन 1, टू कवर बजट डेफिसिट्स। गवर्नमेंट की इनकम का सबसे बड़ा सोर्स आमतौर पर टैक्सेस होते हैं, लेकिन कई बार गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस उसकी इनकम से ज्यादा हो जाते हैं। मान लीजिए गवर्नमेंट को टैक्सेस से $3 ट्रिलियन मिलते हैं, लेकिन हेल्थ केयर, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरी पब्लिक सर्विसेज के लिए उसे $4 ट्रिलियन चाहिए। तो यहां $1 ट्रिलियन का गप है। गवर्नमेंट के पास कुछ ऑप्शंस है। वह स्पेंडिंग कम कर सकती है, लेकिन इसका मतलब हो सकता है कि लोगों को कम सर्विसेज मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो या हेल्थ केयर और एजुकेशन के लिए फंडिंग कम हो जाए। दूसरा ऑप्शन है टैक्सेस बढ़ाना, लेकिन इससे भी लोग खुश नहीं होंगे। इसलिए एक ऑप्शन होता है पैसा बोरो करना। रीजन 2, टू इन्वेस्ट इन द इकोनॉमी। बोरोइंग हमेशा बैड थिंग नहीं होती। मान लीजिए किसी कंट्री को रोड्स, ब्रिजेस, स्कूल्स और हॉस्पिटल्स बनाने हैं। अगर गवर्नमेंट के पास आज इनफ मनी नहीं है तो वह कई साल तक वेट कर सकती है और धीरे धीरे पैसा जमा कर सकती है। लेकिन लोगों को इन चीजों की जरूरत आज है, इसलिए गवर्नमेंट पैसा बोरो करके आज ही ये प्रोजेक्ट्स बना सकती है। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है, जॉब्स क्रिएट कर सकता है और इकोनॉमी को ग्रो करने में हेल्प कर सकता है। और अगर इकोनॉमी ग्रो करती है तो फ्यूचर में गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्सेस मिल सकते हैं। इससे डेट को मैनेज करना आसान हो सकता है। इसलिए कई बार
आज बोरो किया गया पैसा कल इकोनॉमिक ग्रोथ क्रिएट कर सकता है। रीजन 3, टू हैंडल इमरजेंसीज। कई बार गवर्नमेंट्स के पास वेट करने का टाइम ही नहीं होता। वॉर्स, नेचुरल डिजास्टर्स, फाइनेंशियल क्राइसिस और पैंडेमिक्स जैसी सिचुएशंस में बहुत जल्दी बहुत ज्यादा मनी की जरूरत पड़ सकती है। उदाहरण के लिए कोविड-19 क्राइसिस के दौरान यूएस ने बिजनेसेस, वर्कर्स और इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स बोरो किए। अगर गवर्नमेंट ने इतना स्पेंडिंग नहीं किया होता तो इकोनॉमिक डैमेज और भी ज्यादा हो सकता था। इसलिए बोरोइंग एक तरह का इमरजेंसी फाइनेंशियल टूल भी हो सकता है। रीजन 4, टू पे ओल्ड डेट। अब एक ऐसी बात जो आपको थोड़ी स्ट्रेंज लग सकती है। कई बार गवर्नमेंट्स पुराना डेट चुकाने के लिए नया पैसा बोरो करती हैं। मान लीजिए किसी कंट्री ने 2010 में पैसा बोरो किया और उसे 2020 में वापस करना है, लेकिन 2020 आने पर कंट्री के पास रीपेमेंट के लिए इनफ मनी नहीं है, तो वह एक नया लोन लेती है और उस नए लोन के पैसे से पुराना लोन चुका देती है। फिर बाद में उसे एक और लोन लेना पड़ सकता है और यह प्रोसेस लंबे समय तक चल सकती है। ये अपने आप में हमेशा डिजास्टर नहीं है। असल प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब कंट्री का डेट उसकी एबिलिटी टू मैनेज डेट से ज्यादा तेजी से बढ़ने लगता है। श्रीलंका इसका एक एग्जाम्पल है। 2022 में श्रीलंका ने अपने एक्सटर्नल डेट पर डिफॉल्ट किया, जिसके बाद वहां एक बड़ा इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस आया। रीजन 5, टू मैनेज द इकोनॉमी। गवर्नमेंट्स बोरोइंग और गवर्नमेंट बॉन्ड्स का इस्तेमाल ब्रॉडर इकोनॉमिक पॉलिसी के हिस्से के रूप में भी कर सकती है। उदाहरण के लिए गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू करने से इकोनॉमी से मनी बाहर खींचने में मदद मिल सकती है और इसे इन्फ्लेशन ज्यादा होने पर दूसरी पॉलिसीज के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। और जब इकोनॉमी कमजोर होती है तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग और बोरोइंग बढ़ाकर इकोनॉमिक एक्टिविटी को सपोर्ट कर सकती है। ऑफ कोर्स रियल वर्ल्ड मॉनेटरी पॉलिसी इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, लेकिन बेसिक आइडिया यही है। 3, हु लेंड्स मनी टू कंट्रीज। अब हमें पता है कि गवर्नमेंट्स पैसा बोरो क्यों करती है, लेकिन अगला मिस्ट्री है, ये सारा पैसा आखिर आता कहां से है? किसके पास इतना पैसा है कि वह किसी गवर्नमेंट को बिलियंस या इवन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स लेंड कर सके? इसका आंसर है बहुत सारे अलग अलग लेंडर्स। एक, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स। बिलीव इट और नॉट, ऑर्डिनरी पीपल भी अपनी ही गवर्नमेंट को पैसा लेंड कर सकते हैं। कैसे? गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदकर। जब मैं गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदता हूं तो बेसिकली मैं अपना पैसा गवर्नमेंट को लेंड कर रहा हूं। गवर्नमेंट प्रॉमिस करती है कि वो मुझे मेरा पैसा वापस करेगी, आमतौर पर इंटरेस्ट के साथ। और सिर्फ इंडिविजुअल्स ही गवर्नमेंट बॉन्ड्स नहीं खरीदते। बैंक्स, इन्वेस्टमेंट फंड्स, कंपनीज और दूसरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीद सकती हैं। यहां तक कि गवर्नमेंट एजेंसीज के पास भी गवर्नमेंट डेट हो सकता है। 2, फॉरेन इन्वेस्टर्स। फॉरेन इन्वेस्टर्स भी गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीद सकते हैं। उदाहरण के लिए कोई जापानीज इन्वेस्टर या जर्मन बैंक यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स खरीद सकता है। फॉरेन गवर्नमेंट्स भी दूसरे कंट्रीज के बॉन्ड्स इन्वेस्टमेंट के रूप में खरीद सकती हैं। इसी वजह से जापान और चाइना जैसे कंट्रीज ने हिस्टोरिकली बड़ी मात्रा में यूएस ट्रेजरी सिक्योरिटीज होल्ड की हैं। लेकिन वीकर इकोनॉमीज के लिए इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। अगर इन्वेस्टर्स को भरोसा नहीं है कि कोई कंट्री अपना डेट वापस कर पाएगी, तो वे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट मांग सकते हैं या फिर वे उस कंट्री को पैसा लेंड ही नहीं करेंगे। 3, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। कंट्री सीधे वर्ल्ड बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसी ऑर्गेनाइजेशन से भी पैसा बोरो कर सकती है। ये ऑर्गेनाइजेशंस रोड्स, स्कूल्स, एनर्जी प्रोजेक्ट्स और दूसरे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग प्रोवाइड कर सकती है। फिर आता है आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। जब कोई कंट्री सीरियस फाइनेंशियल क्राइसिस में होती है और दूसरे लेंडर्स उसे पैसा लेंड नहीं करना चाहते, तब आईएमएफ इमरजेंसी फाइनेंसिंग प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन आईएमएफ लोन्स आमतौर पर कुछ कंडीशंस के साथ आते हैं। कंट्री को टैक्सेस बढ़ाने, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम करने या कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने की जरूरत पड़ सकती है। 4, द सेंट्रल बैंक।
एक और पॉसिबिलिटी भी है। थेरेटिकली कोई गवर्नमेंट अपने ही सेंट्रल बैंक के जरिए फाइनेंस हो सकती है। इसे डेट मोनेटाइजेशन या मॉनेटरी फाइनेंसिंग कहा जाता है। लेकिन अगर इसे बहुत ज्यादा किया जाए तो इससे सीरियस इन्फ्लेशन और करेंसी प्रॉब्लम्स पैदा हो सकती है। इसीलिए कंट्रीज आमतौर पर सेंट्रल बैंक को अनलिमिटेड सोर्स ऑफ फ्री मनी की तरह इस्तेमाल नहीं करती। 4 इज नेशनल डेट अ बैड थिंग। अब हम आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। क्या नेशनल डेट एक्चुअली बैड है? आंसर है नॉट नेसेसरली। डेट अच्छा भी हो सकता है और बाद भी। यह डिपेंड करता है कि कंट्री के पास कितना डेट है और वो उस पैसे का क्या करती है। अगर गवर्नमेंट बोरोड मनी का इस्तेमाल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने, पब्लिक सर्विसेज इंप्रूव करने या इमरजेंसी से बचने के लिए करती है तो ये डेट इकोनॉमी के लिए हेल्पफुल हो सकता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट लगातार बोरो करती रहे और रीपेमेंट्स को मैनेज न कर पाए तो सिचुएशन खराब हो सकती है। कंट्री एक डेट ट्रैप में फंस सकती है। ज्यादा से ज्यादा पैसा इंटरेस्ट चुकाने में जाने लगता है और हेल्थ केयर, एजुकेशन और दूसरी एसेंशियल सर्विसेज के लिए कम पैसा बचता है। इवेंचुअली इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस कम हो सकता है। वे हायर इंटरेस्ट रेट्स मांग सकते हैं या कंट्री को पैसा लेंड करना बंद कर सकते हैं। इससे डेट क्राइसिस हो सकता है और एक्सट्रीम सिचुएशन में डिफॉल्ट भी हो सकता है। डिफॉल्ट का मतलब है कि कंट्री अपने डेट ऑब्लिगेशंस को पूरा करने में फेल हो जाती है। 5 हाउ मच डेट इज टू मच। अब आप शायद सोच रहे होंगे, आखिर कितना डेट बहुत ज्यादा डेट है? इसका कोई एक मैजिक नंबर नहीं है जो हर कंट्री पर अप्लाई हो। एक कॉमन मेजरमेंट है डेट टू जीडीपी रेशियो। यह किसी कंट्री के डेट की तुलना उसकी इकोनॉमी के साइज से करता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी कंट्री का जीडीपी $100 बिलियन है और उसका डेट $60 बिलियन है तो उसका डेट टू जीडीपी रेशियो 60% होगा। जनरली लोअर रेशियो का मतलब डेट को मैनेज करना आसान हो सकता है, लेकिन कोई यूनिवर्सल लेवल नहीं है जहां पहुंचते ही डेट अचानक डेंजरस हो जाए। अलग अलग कंट्रीज अलग अलग लेवल्स ऑफ डेट को मैनेज कर सकती है। ये उनकी इकोनॉमी, इंटरेस्ट रेट्स, इकोनॉमिक ग्रोथ, करेंसी और कई दूसरे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। कुछ कंट्रीज जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में एक लीगल डेट सीलिंग भी है। ये एक लिमिट होती है कि गवर्नमेंट कितना डेट इशू कर सकती है, लेकिन यूएस ने डिफॉल्ट से बचने के लिए इस लिमिट को कई बार बढ़ाया है। 6 कैन अ कंट्री बी कंप्लीटली डेट फ्री। अब एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या कोई कंट्री पूरी तरह डेट फ्री हो सकती है? टेक्निकली यस, लेकिन रियलिटी में लगभग हर कंट्री के पास कुछ न कुछ डेट होता है। एक क्लोज एग्जाम्पल है मको, लेकिन यहां एक कैच है। मको एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है। ये चाइना का एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है और अगर कोई कंट्री अपना पूरा डेट खत्म कर भी सकती हो तो जरूरी नहीं कि ये सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी हो। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट डेट के साथ गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी होते हैं और गवर्नमेंट बॉन्ड्स को रिलेटिवली सेफ इन्वेस्टमेंट्स माना जाता है। पेंशन फंड्स, बैंक्स और दूसरे इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियोज में गवर्नमेंट बॉन्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए अगर गवर्नमेंट अपना पूरा डेट खत्म कर दे तो रिलेटिवली सेफ फाइनेंशियल एसेट्स का एक इंपॉर्टेंट सोर्स भी खत्म हो सकता है। और अगर कोई गवर्नमेंट बहुत जल्दी अपना पूरा डेट खत्म करना चाहे तो उसे बहुत बड़े स्पेंडिंग कट्स करने पड़ सकते हैं या फिर टैक्सेस को काफी ज्यादा बढ़ाना पड़ सकता है। इससे इकोनॉमिक ग्रोथ को नुकसान पहुंच सकता है और लोग भी काफी अनहैप्पी हो सकते हैं। कंक्लूजन, तो अब तक हमने जो समझा उसके हिसाब से नेशनल डेट को सिंपल तरीके से ऐसे समझ सकते हैं। डेट अपने आप में प्रॉब्लम नहीं है। असल प्रॉब्लम है कि कंट्री उस डेट को कैसे मैनेज करती है। बोरोइंग की मदद से कोई कंट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकती है, इकोनॉमी को सपोर्ट कर सकती है और बड़े क्राइसिस से बच सकती है। लेकिन अगर कोई कंट्री बिना सोचे समझे लगातार बोरो करती रहे, खासकर तब जब वो रीपेमेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकती, तो इवेंचुअली एक सीरियस इकोनॉमिक क्राइसिस आ सकता है। इसलिए अगली बार जब मैं किसी को कहते हुए सुनूं, हमारे कंट्री पर इतना डेट क्यों है, तो मुझे इसका आंसर पता होगा। प्रॉब्लम सिर्फ यह नहीं है कि कंट्री के पास डेट है। असल सवाल यह है कि क्या कंट्री उस डेट को रिस्पॉन्सिबली मैनेज कर सकती है
और इससे एक और इंटरेस्टिंग सवाल पैदा होता है, कुछ कंट्रीज बहुत ज्यादा डेट होने के बावजूद सर्वाइव कैसे कर लेती है, जबकि दूसरी कंट्रीज कंपैरेटिवली कम डेट में ही कोलैप्स क्यों कर जाती है? ये टॉपिक हम किसी और वीडियो में समझेंगे। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूं।